नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 43rd प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम। ये प्रैक्टिस टेस्ट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के लिए भी यूजफुल है और इसमें 10 सवाल हैं एयर पोल्यूशन टॉपिक से रिलेटेड। बट फर्स्ट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कॉजेस एयर पोल्यूटेंट्स टू कॉन्सेंट्रेट नियर द ग्राउंड इन विंटर्स? एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो जमीन के आसपास जाड़े के मौसम में क्यों ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जाड़े के दिनों में एयर पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है और फिर उससे लोगों को अस्थमा की शिकायत आती है। तो ऐसा क्यों होता है? ए, रेडिएटिव इन्वर्जन, बी, सबसिडेंस इन्वर्जन, सी, फ्रंटल इन्वर्जन या डी, लैंडस्केप इंड्यूस्ड इन्वर्जन। तो ये होता है इन्वर्जन कंडीशंस की वजह से, लेकिन किस प्रकार के इन्वर्जन कंडीशन की वजह से? तो मैं एक एक करके टर्म्स को डिस्क्राइब करूंगी और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। पहला, radiative inversion, when the air near the surface of the earth gets cooled after touching the cool earth at night, and this happens during winter month. Here the cooling is due to the net loss of radiation and hence it is called radiative inversion. In this case, the air temperature increases with height. So the inversion is a condition when the air temperature increases with height. So it is the opposite of lapse rate. Okay. तो ये हुआ रेडिएटिव इन्वर्जन की जाड़े के दिनों में जमीन ठंडी हो जाती है रात में और उस ठंडी जमीन को छू के जो जो हवा है वो भी ठंडी हो जाती है। जमीन के पास की हवा ठंडी होती है और ऊपर की हवा गर्म। दूसरा है सबसिडेंस इन्वर्जन। सबसिडेंस इन्वर्जन में क्या होता है? व्हेन अ हेवी एयर मास सबसाइड्स और सिंक्स ओवर अ वाइड एरिया, द एयर गेट्स वार्म्ड अप ड्यू टू कंप्रेशन एंड रिजल्टिंग इंक्रीज इन एयर प्रेशर। तो जब the air gets warmed up due to compression and resulting increase in air pressure. तो जब कोई हवा का एक मास ऊपर से नीचे सबसाइड होता है, नीचे बैठता है, तो वो जो आपस में मॉलिक्यूल्स टकराते हैं उसकी वजह से एयर कंप्रेशन होता है और एयर गर्म हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं सबसिडेंस इन्वर्जन। इसके अलावा फ्रंटल इन्वर्जन होता है। दिस हैपेंस व्हेन कोल्ड एयर मास फ्रॉम अ हायर लैटिट्यूड मूव टुवर्ड्स द लोअर लैटिट्यूड, दैट इज टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो जब कभी कभी जो पोल्स की तरफ से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ से जो ठंडी हवा है वो इक्वेटर की तरफ बढ़ेगी, तो इक्वेटर की तरफ की हवा जो होती है वो गर्म होती है, तो वो गर्म हवा को ढकेल देती है ऊपर और खुद जो पोलर साइड से जो ठंडी हवा आई होती है वो नीचे चली जाती है। तो ठंडी हवा हायर लैटिट्यूड से जो होती है वो नीचे चली जाती है और जो गर्म हवा है ऊपर चली जाती है। तो इसमें भी इन्वर्जन होता है क्योंकि ऐसे में दो अलग अलग दो अलग अलग एयर मासेस आपस में टकराते हैं और ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है और फिर जो लैप्स रेट है वो नेगेटिव हो जाता है, नीचे की हवा ठंडी और ऊपर की गर्म। तो ये भी फ्रंट, इसको कहते हैं फ्रंटल इन्वर्जन। जब दो एयर फ्रंट्स मीट करते हैं, दो एयर फ्रंट्स मिलते हैं, तो कहते हैं फ्रंटल इन्वर्जन। इसके अलावा होता है लैंडस्केप इंड्यूस्ड इन्वर्जन। लैंडस्केप इंड्यूस्ड इन्वर्जन वही है जो रेडिएटिव इन्वर्जन है, जो कि लैंडस्केप की वजह से होता है। लैंडस्केप ठंडी हो गई, ठंडी धरती को छू के हवा भी ठंडी हो गई, तो लैंडस्केप इन्वर्जन और रेडिएटिव इन्वर्जन सेम है। तो ये क्यों होता है? द करेक्ट आंसर इज ए, रेडिएटिव इन्वर्जन की वजह से जाड़े के दिनों में जमीन ठंडी हो जाती है, उसको छू के हवा भी ठंडी हो जाती है। एज अ रिजल्ट ठंडी हवा आसपास डिस्पर्स नहीं होती है, वहीं की वहीं रह जाती है, और इसलिए जब पोल्यूटेंट भी होता है वो भी डिस्पर्स नहीं हो पाता है, वहीं का वहीं रह जाता है, और इसीलिए ग्राउंड सरफेस के आसपास पोल्यूटेंट्स कॉन्सेंट्रेट होते हैं, डिस्पर्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए पोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन का मेजर कंपोनेंट कौन सा गैस है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नॉक्स, SO2 या कार्बन डाइऑक्साइड? वी ऑल नो द करेक्ट आंसर इज सी, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन का मेजर कंपोनेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कॉजेस एसिडिटी इन रेन वाटर इन एन अनपोल्यूटेड एटमॉस्फेयर? रेन वाटर में अगर अनपोल्यूटेड एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल शुद्ध एटमॉस्फेयर है, तब भी रेन वाटर स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। क्यों? ए, डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन रेन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस, बी, डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूसेस एसिडिटी, सी, बोथ ए एंड बी, या डी, नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन रेन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन, और सही उत्तर है सॉरी ए, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अनपोल्यूटेड एटमॉस्फेयर है। अगर अनपोल्यूटेड एटमॉस्फेयर है देन देयर इज नो कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज एनीवेज ऑलवेज प्रेजेंट in small amounts even in unpolluted atmosphere, and this carbon dioxide when dissolves with rainwater, it produces hydrogen ion and that causes acidity. So A is the correct answer. Question number 4, traffic policemen in cities suffer from oxygen deficiency, that is hypoxia, because
and here it is important, please learn that oxygen deficiency is hypoxia. तो इस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी की जगह हिपोक्सिया वर्ड यूज किया जाए, तो यहाँ मैंने लिखा है। तो ट्रैफिक पुलिसमैन को अक्सर ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती है ब्लड में, क्यों? ए, urban roadside environment has high carbon monoxide content that causes oxygen deficiency. Yes, carbon monoxide forms strong complex with hemoglobin and reduces the oxygen carrying capacity of blood. Yes, so both A and B are true. कार्बन मोनोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है ट्रैफिक में, और कार्बन मोनोक्साइड जो है ब्लड के साथ कॉम्प्लेक्स बना के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की रिड्यूस कर देता है, और इसलिए हिपोक्सिया मतलब खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ट्रैफिक के पुलिस में। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। In the Gaussian plume model, the effective stack height is the sum of stack height and plume rise. What does plume rise depend upon? तो Gaussian plume model में जो इफेक्टिव स्टैक हाइट होता है वो होता है स्टैक हाइट प्लस प्लूम राइज, मतलब कि चिमनी की हाइट प्लस जो चिमनी से जो धुआं निकल रहा है वो कितनी ऊंचाई तक गया। तो जो चिमनी से धुआं निकल रहा है वो कितनी ऊंचाई तक गया, प्लूम राइज उसको कहते हैं। उसको वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? बुयांसी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, की जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही है वो कितनी बुएंट है, कितना ऊपर तक जा सकती है, किस तरह की गैसेस हैं। मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मतलब कि जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं उनका मास क्या है और वो किस स्पीड से निकल रही है, तो ये भी सही है। स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कितना स्टेबल है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर अनस्टेबल है, लो प्रेशर है, तो प्लूम राइज डिफरेंट होता है, और अगर हाई प्रेशर है तो प्लूम राइज डिफरेंट होता है। एंड डी, एमिशन रेट ऑफ पोल्यूटेंट्स, एमिशन रेट ऑफ पोल्यूटेंट्स मतलब कि उसमें सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर कितना है या कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ए बी सी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑप्शन ए बी एंड सी। buoyancy of exhaust gases, like how high the gases can rise, momentum of exhaust gases, that is mass into velocity of exhaust gases, and stability of atmosphere determines the plume rise. Okay, question number 6, the general molecular formula of PAN group of compounds is, PAN stands for peroxyacetyl nitrate. This is a group of organic compounds. So PAN जो है peroxyacetyl nitrate है, organic compounds का group है। उसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो इसमें ये आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद ही करना पड़ेगा, और इसका सही उत्तर है सी, CXHXOO2NO2। ठीक है, क्वेश्चन 7, हाउ इज एयर पोल्यूटेंट डिफाइंड पर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, and sometimes air prevention and control of pollution act 1981 will not be written, it will just be written air act 1981। तो कभी कभी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट पूरा नहीं लिखा होगा, सिर्फ एयर एक्ट 1981 लिखा होगा। तो उसके तहत एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस, बी सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग नॉइज, सी गैसियस सब्सटेंसेस, या डी सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस। ए और डी ऑप्शन तो सेम ही है, अच्छा सेम नहीं है, सेम नहीं है, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस है ए में और डी में है सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इसका सही उत्तर है सॉलिड लिक्विड गैस एंड नॉइज। ये जो चारों तरह के पोल्यूटेंट होते हैं वो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत बताए गए हैं, तो ये सही उत्तर है बी। एयर pollutant under the Air Act 1981 is defined as solid, liquid and gaseous substances plus noise. Okay, तो याद रखिएगा ये चीज। Question number 8, which body sets the standards for ambient air quality in India per the Air Act 1981? तो ambient air quality standards कौन सी बॉडी इसमें इंडिया में एस्टैब्लिश करती है? MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सी CPCB, या डी स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो बी और सी तो गलत है, होम अफेयर्स का कोई लेना देना नहीं है इससे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत सारी बॉडीज आती हैं, सारी स्टैट्यूटरी बॉडी आती है, पर मिनिस्ट्री इटसेल्फ कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाती है। मिनिस्ट्री से रूल रेगुलेशन को फैसिलिटेट कर सकती है या पार्लियामेंट में ले जा सकती है, पर रूल्स बनाने का काम होता है CPCB का। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज ऑथोराइज्ड to set standard for the ambient air quality in India per the Air Act 1981. Okay, and Air Act 1981 is the same as Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. So the correct answer is C. Question number 9, what is a plume? Plume क्या होता है? Shape of gaseous emissions from a stack chimney, B volume of gases emitted from a stack, weight of gases emitted from a chimney, or chemical composition of gases emitted from the chimney. Plume होता है the shape of gaseous emission from a chimney, किस तरह से शेप बनाता है। फैनिंग प्लूम होता है, फ्यूमिगेटिंग प्लूम होता है, लॉफ्टिंग प्लूम होता है, तरह तरह के प्लूम होता है कि चिमनी से जो गैसेस निकलते हैं उनका शेप क्या है, वो होता है प्लूम। सही उत्तर है ए। शेप ऑफ गैसेस emission from a stack or a chimney is called plume. Question number 10, final question. What is the most important process via which aerosols are removed? Interception, sedimentation, impaction, या wet deposition. We all know that aerosols or the particulate matter or solid and liquid substances
suspended in the air are mixed in the air and they are deposited via rainwater. So that is wet deposition. So they get mixed into the rainwater and are deposited on the ground. So wet deposition is the correct answer, D. आशा है आज जो हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा. In case you have any doubts and if you have any confusion, please let me know in the comments below. And all the best for the exams. Check out the description box for more practice tests. Jai Hind, Jai Bharat.